ये देखिए ये पूछ क्या रहा है। Ascertain the amended cash book as on 31st January 2023. Prepare bank reconciliation from amended cash book। देखिए दो तरह की बैंक रिकंसिलेशन होती है बच्चे हमारी। एक होती है जिसमें हम अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, एक में नहीं बनाते हैं। ये आपको पता है, ये सब किया हुआ है आपने? अमेंडेड कैश बुक क्या होती है? हाँ जी बच्चे, क्या कोई बता सकता है आप में से मुझे? हेलो सिमरन, मैम अमेंडेड नहीं पता। अर्चना, पलक। मैम जब हाँ बोलो बोलो अर्चना। मैम जब किसी एंट्री की रिकॉर्ड करने में ओमिशन हो जाती है या कोई एरर हो जाती है तब बनाई जाती है। तो बैंक रिकंसिलेशन से इसका क्या संबंध है? मैम जब पलक, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, ठीक बता रहे हो आप। मैम जब एंट्री मिस हो जाती है बैंक में की होती है और कैश बुक में नहीं की होती है तो फिर हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्चना, वेरी गुड। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है कि कोई एंट्री जो हमने कैश, मान लो कोई चीज हमने कैश में एंट्री करनी थी वो नहीं हुई है, या कैश में कोई ऐसी चीज रह गई है जो नहीं हुई, और वो रिकंसिलेशन में आ रही है, तो हम उसको ठीक कर देते हैं, रिकंसिलेशन बनाने की बजाय उसकी एंट्री कर देते हैं। देखो जो डिफरेंस होता है वो इसीलिए है ना कि कोई चीज बैंक में हो गई, मान लो बैंक चार्जेस बैंक ने लगा लिए, ठीक है, आपको नहीं पता, तो अब उसको रिकंसिलेशन करने के बजाय आप सीधा कैश बुक में उसकी एंट्री कर दो, अपनी कैश बुक ठीक कर लो उसको। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? सिमरन, यस मैम। यस। यस मैम। सिमरन यस मैम। सबको समझ आ गई? तो अब देखो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी चीज है जो हमें ठीक करनी है। देखो अगर बैंक रिकंसिलेशन का मतलब यह है कि या तो आपने कुछ ठीक नहीं किया हुआ या बैंक ने कुछ ठीक नहीं किया हुआ, यानी कि आपकी एंट्री हो गई बैंक ने नहीं की, या बैंक ने कर दी आपने नहीं करी। अब जो बैंक ने नहीं करी वो तो बैंक करेगा ही, वो आप बैंक को बताओगे। जो आपकी रह गई वो आपने करनी है, उसको रिकंसिलेशन में लाने की बजाय आप उसको ठीक ही कर लो अपनी गलती को। दिस इज अमेंडेड कैश बुक। अब जैसे ये कह रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, 2.5 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए ये है हमारा फॉर्मेट बैंक रिकंसिलेशन का। तो अब बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर लेंगे हम? इधर से 2,57,740 हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब हमने देखना है इसके डिफरेंस क्या है हमारा। सॉरी, 2,50,000 है ना हमारा, ये 2,57,000 अमेंडेड कैश बुक। तो जो 2,50,000 ओवरड्राफ्ट है वो हम बैंक बुक बनाएंगे, बैंक कॉलम ओनली, कैश बुक में लेंगे पहले। रिकंसिलेशन हमेशा अमेंडेड कैश बुक के बाद बनती है, ठीक है। तो हमने बैलेंस यहाँ लिया, 2.5 लाख रुपए लिया हमने बैलेंस। अब देखिए वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए इसको एक एक पॉइंट को। कैश एंड चेक अमाउंटेड 26,800 वर सेंट टू बैंक ऑन 27 जनवरी। 27 जनवरी को आपने चेक जमा करवाए बैंक में। हमने एंट्री कर दी अपनी कैश बुक में कि बैंक में हमने चेक जमा करवाते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू चेक, जो भी हमने लिखा हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी। बट चेक वर्थ 4,600 वर क्रेडिटेड ऑन 2 फरवरी एंड वन चेक ऑफ 900 was returned by them dishonored। ये भी 4 फरवरी को आपका वापिस आ गया, यानी कि 4,600 के चेक आपके बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किए ही नहीं, और 900 के भी नहीं हुए। तो जो चेक क्रेडिट ही नहीं हुए हमने तो अपने बैंक में उसको डेबिट कर दिया। रिकंसिलेशन में क्या होता है कि हम अपनी कैश बुक को डेबिट करते हैं,
तो बैंक हमारे अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। बैंक क्या करेगा, हाँ जी, क्रेडिट हाँ। तो क्रेडिट बैंक मैम। ने क्रेडिट नहीं किए, और जब बैंक क्रेडिट करने का मतलब है हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आपने सपोज 26,800 रुपए के चेक बैंक में जमा करा दिए, तो आपका 26,800 रुपए से बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 4,600 के चेक और 900 के चेक तो आपके सबमिट हुए ही नहीं, और आपको वो अभी तक पता भी नहीं है 31 जनवरी तक कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो तो 4 फरवरी को हुए हैं ना, बाद में हुए हैं। तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने कैश बुक में से उसको लेस कर दोगे, यानी बैंक कॉलम में उसको क्रेडिट कर दोगे। अब क्रेडिट करोगे तो क्या करोगे, उसको लेस करोगे ना। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक 5,500, तो हमें इसको लेस करना चाहिए, लेकिन ये ऐड कर रहा है। अब बताएगा कोई कि ऐड क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट है ना। जब हमारा ओवरड्राफ्ट होता है तो हम जो ऐड करना होता है उसको माइनस करते हैं, और जो माइनस करना होता है उसको ऐड करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। या अगर आपको नहीं ऐसे याद रखना, तो आप इसको इस ऑपोजिट साइड लिख दो, इधर लिख दो, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसने क्या किया है, बस आपको ये देखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इससे बढ़ेगा या कम होएगा। अगर आपके पैसे आपने बैंक में जमा करा दिए थे लेकिन वो जमा नहीं हुए, तो हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा ना उससे। हाँ जी। यस मैम। तो फिर हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पैसे जमा नहीं हुए बैंक में। अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड चेक वर्थ 33,400 टू क्रेडिटर। आउट ऑफ दीज चेक्स 27,400 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 जनवरी। आपने 33,400 रुपए के चेक जो है इशू कर दिए। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम अपने बैंक अकाउंट को कम कर देते हैं कि मैंने 33,400 के चेक दे दिए, यानी मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया, मैंने उसको कम कर दिया। अब क्या है, 27,400 के चेक किसी क्लाइंट ने जिसको आपने दिए थे, वो अगले महीने बैंक में जमा करवाता है। तो जब तक वो बैंक में जमा नहीं करवाएगा, आपके बैंक में से पैसे निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि बैंक को क्या पता आपने चेक इशू किया है। चेक को इशू करके अपने पास रख लो, उसका क्या फायदा। तो 27,400 जो है आपके अकाउंट में से अगले महीने निकलने हैं, तो इस महीने तो नहीं निकल रहे, तो आप वापस से ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने तो माइनस कर रहे हैं। समझ आई आपको ये बात। हम्म। हाँ जी बच्चे। यस मैम। लेकिन यहाँ पर हम ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, तो हम रिवर्स कर देंगे इसको। ऐड करने के बजाय हम माइनस करेंगे 27,400, क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट इससे कम हो जाएगा। अभी किसी ने हमारे चेक, जब तक कोई निकालेगा नहीं हमारे अकाउंट से, जब कोई वो पर्सन जाके निकालेगा, तभी तो हमारे पैसे निकलेंगे ना बैंक से, उससे पहले कैसे निकल जाएंगे। तो वैसे हम इसको ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो हम ऑपोजिट करेंगे। जो ऐड करते थे उसको माइनस, जो माइनस करते थे उसको ऐड। तो हम इसको माइनस करेंगे और ये हमारा बैंक बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 2.5 लाख से 2,57,000 कैसे हुआ। वो हमारी अमेंडेड कैश बुक से हुआ। देखो बैलेंस हमने 2.5 लाख ले लिया था, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा ये, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। अब करना क्या है हमने, देखिए अकॉर्डिंग टू सेठी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस द बैंक हैड मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। अभी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर देते हो,
लाइसेंस फी देते हो, कुछ मैंडेटरी पेमेंट्स होती हैं जो हमारी हर साल हर महीने जाती ही जाती हैं, या एनुअल जाती हैं, या मंथली जाती हैं, या क्वार्टरली जाती हैं, जो उतनी ही अमाउंट की हमें देनी ही देनी होती है। ऐसे केस में कई बारी हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि हम तो भूल जाते हैं, मान लो मेरी लाइफ इंश्योरेंस ड्यू है, मैं भूल जाऊंगी, तो बैंक को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब मेरी ये ड्यू होगी एनुअल, आपने पे करनी ही करनी है। और बैंक ने आपकी पेमेंट कर दी, क्योंकि आपने तो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। अब आप तो भूल गए कि मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और आपको ये भी नहीं पता बैंक ने पेमेंट करी है या नहीं करी। लेकिन जब आप अपनी बैंक रिकंसिलेशन बनाओगे, अपनी पासबुक अपडेट करोगे बैंक से, और उसको चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बैंक ने तो ये पैसे हमारे निकाल रखे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? जब तक हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे ये ठीक नहीं हो सकता, ये बैंक ने थोड़ी ना करनी है, ये तो हमने करनी है ना, करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। तो फिर हम इसकी एंट्री कर देते हैं। अब पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड में जाएगी, बाय लाइफ इंश्योरेंस, बाय टेलीविजन फीस, लाइसेंस फीस। तो अब देखिए, बाय ड्राइंग्स, एंड दोनों ही ड्राइंग्स हैं, क्योंकि ये पर्सनल खर्चे हैं। लाइफ इंश्योरेंस हमारी ड्राइंग्स होती है, ये तो आपको पता है कि नहीं पता? यस मैम। यस मैम। और टेलीविजन भी घर पे ही यूज होता है। लाइसेंस फी का मतलब वही होता है, जैसे हमने टाटा स्काई लगा लिया, या कुछ लाइक यू कैन से कोई भी घर का खर्चा ही है टेलीविजन तो। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ड्राइंग्स में आएंगे, तो बाय ड्राइंग्स कर दिया हमने। सेठी के बैंकर ने 3,000 रुपए डिविडेंड कलेक्ट किया। अब डिविडेंड क्या है? पहले क्या होता था, घर में चेक आ जाते थे डिविडेंड के। अभी क्या होता है कि वो 50, 60, 100, 200 का चेक आया पड़ा रहता है, या जमा नहीं करवाते लोग। तो आजकल मैंडेटरी हो गया है कि आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा, और आपकी सारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक अकाउंट से ही होंगी। तो जब डिविडेंड कंपनी डालती है तो वो डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाता है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट वहां अपडेट है। आपका डिविडेंड आ गया, बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया डिविडेंड, 3,000 रुपये आपका बढ़ गया, इनकम है आपकी, आपको नहीं पता। अब आपको पता चल गया बैंक स्टेटमेंट देख के, भाई 3,000 मेरे डिविडेंड भी आए हैं। अब जो तो बैंक ने पेमेंट की थी वो हमारी पेमेंट साइड आनी चाहिए। अब यहाँ हमारी इनकम है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिविडेंड। तो हमें कैश बुक में एंट्री तो करनी है ना इसकी, तो इसलिए हम इसको बैंक रिकंसिलेशन में ना डाल के अमेंडेड कैश बुक में ले लेंगे। फिर आता है इंटरेस्ट चार्जेस बैंक ने काटे आपसे, ये भी खर्चा है, बाय इंटरेस्ट 2,500। इसके अलावा एक बिल आपने डिस्काउंट करवाया था बैंक से दिसंबर में 2,000 का, जो 31 जनवरी को जाके आपका डिसऑनर हो गया, और वो आपको रिकंसिलेशन से पता चल रहा है, तो वो भी आपका खर्चा है, वो भी आपका बैंक आपको उसके लिए क्रेडिट करेगा। तो आप इसको डेबिट करेगा बैंक, तो आपको क्रेडिट करना है बिल डिस्काउंट। अब क्या है कि जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये बैलेंस आएगा। अब अमेंडेड कैश बुक से क्या फर्क पड़ा? देखो, सीधा बैंक रिकंसिलेशन भी हम बना सकते थे 2.5 लाख से, लेकिन हमने अमेंडेड कैश बुक को लिया। उसका रीजन ये है कि हमने अपनी गलतियां सुधार ली, जो एंट्री कैश बुक में होने वाली थी उसको पेंडिंग क्यों रखना, उसको ठीक कर लो। अब जो बैंक ने करना है वो आप नहीं कर सकते ना, वो तो बैंक ही करेगा, और जब टाइम आएगा तभी करेगा। आपने किसी को चेक दिया, जब तक वो बैंक में जमा नहीं कराएगा, बैंक कैसे उस चेक को इश्यू कर सकता है पैसे को? ठीक है, तो वो चीज बैंक ने ही करनी है, बैंक का काम आप नहीं कर सकते। तो लॉजिक ये है कि बैंक रिकंसिलेशन में सिर्फ वो एंट्री आनी चाहिए जो बैंक के बिहाफ पे पेंडिंग है। जो कैश बुक में एंट्री आनी चाहिए थी, जो बैंक ने कर दी अपनी पेमेंट आपकी, या आपके बिहाफ पे पैसा ले लिया, वो तो बैंक ने तो एंट्री कर दी, अब आपकी पेंडिंग रह गई।
तो आप उसको करो, अपनी कैश बुक ठीक करो, उसके बाद अपनी रिकंसिलिएशन बनाओ। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा पहले मुझे, फिर मैं आगे चलूंगी। हाँ जी महक, कुछ कहना चाहते हो? नो डाउट मैम। किसी मैम को कोई हाँ जी अर्चना। मैम जो इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने मैम वो बीआरएस में नहीं आएगा? क्यों बेटा, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया? यस मैम। बैंक ने आपकी पासबुक में एंट्री कर दी? यस मैम। तो क्या आप अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करोगे? यस मैम ठीक है। दूसरी जगह एंट्री कहाँ आएगी? देखो, बैंक और कैश की जो ट्रांजैक्शन होती है, हमने कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी थी, तो वो दो जगह होती है, एक बैंक में और एक कैश बुक में। अब जो बैंक में हो गई और कैश बुक में रह गई, उसी को तो हम अमेंडेड कैश बुक में ले रहे हैं। यस मैम। और जो कैश में हो गई बैंक में रह गई, उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि वो तो बैंक ने करनी है। ठीक है। यस मैम। और किसी को कोई डाउट है बेटा? गुड, पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, इट मीन्स किसी को कोई डाउट नहीं है। तो एज पर अवर डिस्कशन विद सर, ट्रायल बैलेंस हमने नहीं करनी है, आप लोग कर लेंगे ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन करनी है ना हमने, इसके क्वेश्चन करने हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस सुन लीजिए थ्योरी के लिए। ये डेप्रिसिएशन भी नहीं करना? मैम करवा दो। अभी जैसे ये आपका 8th एग्जाम्पल है, इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास 4 मशीनें हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन है आपकी चारों की अलग अलग 90,000, 24,000, 1,05,000 और 2.5 लाख। ठीक है। अब आपने खरीदते हुए उसके ऊपर जो खर्च किया 10,000, 7,000, आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा, जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आती है, इंस्टॉल नहीं करवाते, आपने एसी लिया घर में और उसको बोला कि भेज दो हमारे घर, लाने वाले ने आपसे 150 रुपया खर्चा लिया ट्रांसपोर्टेशन का, और फिर आपने वर्कर को बुलाया, इसको इंस्टॉल करवाया अपने रूम में, उसने 500 रुपया लिए, तो जो 150 और 500 आपने खर्चे हैं, जब तक वो चलता नहीं है उसका खर्चा जो है आप उसकी कॉस्ट में जोड़ते हो, उसको कैपिटलाइज करते हो, उसको खर्चे में नहीं लेते, उसको हम उसकी कॉस्ट में लेते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। तो इसका मतलब जो आपने मशीन 90,000 की ली और उसके ऊपर 10,000 का खर्चा किया, तो वो 1 लाख की पड़ गई आपको। ठीक है। यस मैम। अब उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 20,000। 1 लाख में से रेजिडुअल वैल्यू होती है जो एंड में जाके जब वो खत्म हो जाएगी मशीन, उसकी 8 साल की लाइफ है, 8 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो गई, अब उसकी रेजिडुअल वैल्यू बच गई, यानी कि जब हम उसको मार्केट में पुरानी चीज बेचते हैं तो हमें 20,000 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब हमारा खर्चा कितना हुआ टोटल पूरी लाइफ में? 1 लाख हमने खर्च किया था, 20,000 हमें वापस मिल जाएंगे 8 साल के बाद। तो हमारा तो 80,000 का रह गया ना खर्चा, जो हमने बुक करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। यस मैम। ठीक है। फिर 80,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया पर एनम का? 10,000। वो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा।
10,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्योंकि उसने पूछा है कि डेप्रिसिएशन बताओ, पहला क्वेश्चन देखो, बुक जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये देखो कि उसने पूछा क्या है। तो यहाँ पर उसने आपसे डेप्रिसिएशन पूछा है, उसके बाद उसका रेट भी पूछा है। तो रेट जो आएगा आपका 10,000 डेप्रिसिएशन किस पे आ रहा है, आपका 80,000 पे आ रहा है ना। क्योंकि रेट निकालने का तरीका क्या है, टोटल वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 8। आपका 10,000 आपकी वैल्यू आ गई, 1 लाख आप खर्च कर रहे हो। 1 लाख के ऊपर 10,000 खर्चा कितने परसेंट बनता है, 10% बनता है। हाँ जी बच्चे। यस मैम। अब अगले 3 आप बताएंगे जिससे भी मैं पूछूंगी, मतलब आप सब लोग कैलकुलेट करो, फिर मैं पूछती हूँ। 1 मिनट दे रही हूँ, सब लोग बिना बुक में देखे अपना अपना रेट और वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे जवाब देगा। सब लोग निकाल के रखेंगे, अपने अपने पेन कागज पे निकालिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का बिना नीचे सॉल्यूशन देखे निकालिए। 2 मिनट का आपको टाइम दे रही हूँ, हमने अपने पेन कागज पे निकालिए, फिर मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। हाँ जी बच्चे, निकाल लिया। मैम रहता है अभी। हाँ, मैम परसेंटेज नहीं समझ आई मैम। परसेंटेज किसी से निकली है, परसेंटेज किसी ने निकाली। यस मैम। मैम किसने 1 मिनट। निकाली? हाँ करो करो, शाबाश। अर्चना, आप ये देखो बेटा, परसेंटेज के लिए जैसे आपने 10,000 का आपका हुआ डेप्रिसिएशन। हाँ जी। यस मैम। यस अब वो मैम। किस पे हुआ, टोटल हमारा हमारा खर्चा कितना था, 1 लाख था। यस मैम। अब 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करो, ओके मैम। निकल गया। 10% आ रहा है। हाँ अब अगला निकालो, सेकंड, शाबाश। हो गया बच्चे सबका, यस और कोई मैम हो स्टूडेंट? गया। यस मैम। अर्चना आ रहा है अब? यस मैम हो गया। और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताइए बेटा, आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे तो नहीं समझ आएगा। हाँ जी, अब मैं आपसे जवाब पूछूंगी। पलक आप बताइए क्या जवाब आ रहा है सेकंड का आपका। मैम 4650। और परसेंटेज? मैम 15। ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं पूछती हूँ इसके बाद, पूनम आप बताइए थर्ड का जवाब।
पूनम, पूनम इज नॉट प्रेजेंट। महक, यस मैम। क्या आया बेटे तीसरे का जवाब आपका? मैम 22,500। और परसेंटेज? मैम परसेंटेज का एक बार दोबारा बता दो, मेरे को पता नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। टोटल खर्चा कितना आया? 1,05,000 प्लस 20,000, कितना हो गया यस आपका? मैम। 1,25,000 हो गया। यस मैम। माइनस किया आपने एस्टिमेटेड वैल्यू, कितना हो गया आपका? टोटल ये सॉरी 1,25,000 हो गया। यस मैम। ठीक है, उसमें से 12,500 माइनस किया यस मैम। तो कितना आया आपका? मतलब मैम आपका 11। 42,000 आ गया ना आपका? कितना आया 42,000? मैम आपका ये 22,500। हाँ 22,500 आ गया। अब आप देखो आपका टोटल इनिशियल खर्चा कितना हुआ था? 1,25,000। यस मैम। तो जब भी परसेंटेज निकलती है ये टोटल कॉस्ट पे निकलेगी ना आपकी। ठीक है, यस मैम। तो अब यस मैम। 22,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100 करो। देखो निकला। देखो मैम परसेंट, 18 नहीं 18 बेटा, आ रहा है। नहीं, ये देखो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक्सेल शेयर कर दी, दिख रही है आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। यस अब मैम। देखो आपने लिया 1,22,500, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना निकाला था आपने? 1,25,000 था और डेप्रिसिएशन 22,500 था। ये आया 1,25,000। ठीक है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 22,500। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर परसेंटेज निकालनी है। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या निकालना है मुझे। देखो फॉर्मूला लगा रही हूं मैं। डेप्रिसिएशन है मेरी 22,500 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू मुझे करना है 100, इंटू 100। ऐसे ही निकलती है परसेंटेज। ये बात समझ आ गई? हाँ जी, 18% मैम। यस मैम। 18 आ रही है। इसका मैम मतलब यहाँ मैम पर गलती। डेप्रिसिएशन, मैम यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो गलत दी हुई है। मैम वो 37,500 आ रही है। अच्छा, वो भी देख यस मैम। लेते हैं। हमारा क्या था? 1,00,000, देख लो कैसे निकाली है। 1,25,000 आपका खर्चा आया, माइनस यस इसकी मैम। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 12,500। मैम 12,500, हाँ जी मैम। हाँ 12,500, सॉरी 12,500। और इसको ना जब हमने डिवाइड करना होता है तो हम ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, ये तो यस पता है मैम। ना, बोर्ड मास का फॉर्मूला, ऐसे डिवाइड होगा नहीं ना। तो अब यस हम मैम। डिवाइड करते हैं, कितनी है इसकी लाइफ, कितनी है? 3 ईयर मैम। हाँ 3 ईयर है ना, तो डिवाइडेड यस बाय मैम। 3 करते हैं। ये आपका 37,500 बिल्कुल ठीक है। यस मैम। तो हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू 22,500 कैसे आपकी आई थी बेटा? वही गलत निकाली है पता आपने। नहीं, मेरे सैंतीस पहले हजार पता नहीं मैम क्या होगा। हाँ जी। अब पहले अब पता नहीं मैम कैसे आ गई, अब सही आई है। अब आ गई 30%। यस मैम। तो आप यस लोग मैम आ इसको गई। बुक में ठीक कर लो। आपने देख के बता दी थी क्या? हम्म, नो इसको मैम। 37,500 कर लो। ठीक है, यस मैम। अब मुझे फोर्थ बताएंगे।
वंशिका, फोर्थ का आंसर आप बताओ बेटा। वंश, हाँ जी बेटा बोलो। आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा ठीक से बोलो, जोर से। नहीं आ रही मुझे आवाज। कृतिका आप बताओ। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बोलो। मैम पहले तो कॉस्ट जो है वो है 2,80,000। हाँ उसमें ठीक से है। हम उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस की हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बिल्कुल है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो हाँ 56,000 माइनस हाँ करके आ गई हमारी 2,24,000। बिल्कुल और ठीक जो है। हमारी एस्टिमेटेड लाइफ थी वो 5 साल की थी, उससे डिवाइड करके हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई 4,44 4 लाख? 4,48,000। चार कैसे आएगा बेटा लाख? 4 लाख की तो चीज ही नहीं है नहीं मैम, डेप्रिसिएशन। एक मिनट मैम। मैम 44,800। 800 हाँ है जी मैम। मैम, हाँ जी मैम, 44,800। 44,800। ठीक है, अब उसके परसेंटेज किस पे निकालेंगे? परसेंटेज कितनी दो आएगी? लाख अस्सी इंटू 100। हाँ, दो मैम लाख सोलह अस्सी परसेंट ठीक है, 22,400 डेप्रिसिएशन आ गई आपकी। और 16%, मैं एक बारी फिर से ये करके दिखा रही मैम हूँ। डेप्रिसिएशन 44,800 आ रही है। तो फिर आप बेटा देख के हाँ जी बता मैम रहे हो। उतनी है। तो देख के मैम उतनी इसका ही मतलब है। आप सही जवाब क्यों बता रहे हो मेरे को, ये बताओ फिर। बुक में ठीक करो उसको। देखो हमारी वैल्यू कितनी है, 2,50,000 यस मैम। प्लस उसके ऊपर कितना खर्च किया हमने? मैम 30,000। 30,000। 30,000 30,000। मैम। ये आपकी 2,80,000 आ गई। यस मैम। ठीक है। अब देखो, रेजिडुअल वैल्यू है मेरी 2,80,000 रुपए की मेरी चीज है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 56,000 56,000। मैम। 56,000 मेरी रेजिडुअल वैल्यू है। और लाइफ कितनी है उससे डिवाइड करेंगे? 5 साल की। 5 5 ईयर्स। साल तो मेरी आ गई 44,800। तो ये आप ठीक कर यस लो मैम मेरा इतना ही आया डेप्रिसिएशन। था। तो फिर आप वही बताइए ना ये। अब ये आपकी डेप्रिसिएशन है और आपकी कॉस्ट है ये, दिस डिवाइडेड दिस इनटू 100 तो ये आपका रेट आ जाएगा 16%। ठीक है। अब यस किसी को मैम। यस इसमें मैम। डाउट है तो बता दो बेटा, या चलें आगे फिर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए वो ये कहता है कि एक मशीन आपने परचेज की 7 लाख की, उस पे खर्चा किया आपने 3 लाख का इंस्टॉलेशन तक का, कार्ट्रेज मतलब लाने का खर्चा, और इंस्टॉलेशन मतलब उसको इंस्टॉल करने का खर्चा। इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस भी आ सकता है। कई बार जब महंगी चीज हम मंगवाते हैं तो रास्ते के लिए इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं कि रास्ते में कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है हमारा इंश्योरेंस, हमारा कॉटरेज और इंस्टॉलेशन है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इसकी बताइए? 7 और 3 कितनी हो गई? 10 लाख। 10 हम्म लाख। ठीक है, 10 लाख आपकी इसकी वैल्यू हो गई। अब वो कहता है आपने डेप्रिसिएशन, उसने परसेंटेज दे दी आपको, कैलकुलेट नहीं करनी है। 20%। तो 10 लाख पे 20% कितनी आ जाएगी? 2 लाख। 2 लाख। ठीक है। ठीक है, ये आपकी आ गई। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ही हमने चलना है जो हम चला रहे हैं। और 31 मार्च 2023 को ये आपने मशीन खरीदी। ठीक है। कहता है मशीन इज परचेज्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023, उसकी वैल्यू बतानी है। पहला है
कि अगर आपने 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, यानी कि पिछले साल खरीदी थी, आप मुझे बताओगे 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, तो अब 31 मार्च 2023 को उसकी वैल्यू क्या होगी? कमलप्रीत बताओगे आप? हम्म, रमनप्रीत हाँ, मैम 8 कोमलप्रीत लाख 8 लाख, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी डेप्रिसिएशन की 1 साल की पूरे, और उसकी वैल्यू आ गई हमारी 10 लाख, हमारी टोटल उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पीरियड फ्रॉम परचेज, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जितने पीरियड हमने अपने पास रखी। ये फर्स्ट तो आसान था, सीधा आपका 2 लाख डेप्रिसिएशन लगा और उसकी वैल्यू 1 लाख आ जाएगी। अब सेकंड जो है हमारा, 1 जुलाई 2022 को आपने खरीदी थी, तो अब बताइए क्या वैल्यू आएगी उसकी? डेप्रिसिएशन की 1,50,000। हाँ, कैसे निकाला बेटा आपने? मैम मंथ से डिवाइडेड किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया आपने। देखो, आप लोगों ने 20% पूरे साल का लिया, 1 जुलाई को खरीदी है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 9/12, 1,50,000। तो अभी 31 मार्च को उसकी वैल्यू क्या बचेगी? 10 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देंगे, 8,50,000। अब अगर आपने 1 अक्टूबर को खरीदी तो 1 लाख मैम। फिर 1 लाख डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6 महीने का। यस मैम। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन उतने टाइम का निकालते हैं जितना पीरियड हमने मशीन यूज करी। 6 महीने यूज करी तो 6/12। अगर हमने जनवरी में खरीदी तो हमने सिर्फ 3 महीने यूज करी, 31 मार्च तक, वो हमारा 50,000 आ गया। उसको हम रिटर्न डाउन में लेके जाएंगे, तो इसने वैल्यू नहीं निकाली, जबकि इसने पूछा 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन ही पूछा है, तो डेप्रिसिएशन ही निकाला है। वैल्यू पूछता तो हम वैल्यू निकालते। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है? जिसमें हम जितना बैलेंस बच गया, जैसे 1 साल 2 लाख डेप्रिसिएशन लग गया 20%, तो अगले साल 10 लाख पे नहीं लगेगा, 8 लाख पे लगेगा। जितनी वैल्यू बच गई उस पे लगेगा, बस ये रिटर्न डाउन वैल्यू होता है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास ये कह रहा है कि आपने 1 जनवरी 2021 को एक मशीन खरीदी 1 लाख की, 50,000 उसकी इंस्टॉलेशन के दिए, तो आप देखो आपको उसकी कॉस्ट 1.5 लाख पड़ गई। ठीक है, हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है 1.5 लाख कैसे हुआ? यस मैम। यस मैम। अब वो कह यस रहा मैम। है कि आपको 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन आपको स्ट्रेट, हाँ जी बेटा, मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, मैम आपने पिछला एक, पॉइंट कवर करा दो। इससे पीछे वाला 9th वाला, यस मैम, जिसमें मंथ्स कैलकुलेट करके परसेंटेज हाँ, निकालनी। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ दोबारा। जितनी बारी भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, किसी को डाउट रहना नहीं चाहिए यहाँ से, क्लास से जब बाहर जाओ तो जो पूछना है आप पूछिए, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है पूछने का। अब देखो, मैंने शेयर करी है स्क्रीन, इसमें मैंने आपको ये कहा था कि हमारी मशीन 8 लाख की थी और उसके ऊपर 2 लाख हमने खर्च किया था, तो टोटल 10 लाख का हो गया मेरा बेटा। यस ठीक है, अब आपको उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो पर एनम है। क्या है? पर, पर मतलब पर एनम का मतलब जो 12 महीने का रेट डेप्रिसिएशन है, वो निकाला मैंने 2 लाख रुपए। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। अब चलो आप डेप्रिसिएशन को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैंने आपको ये बोला कि बेटा 12 लाख का आपको रेंट देना है किसी चीज का, तो 1 महीने का रेंट कितना हो जाएगा? हाँ जी बेटा, मैम 1 लाख मैम। हाँ, एक
कैसे निकाला? डिवाइडेड 12 किया ना आपने। यस ये- मैम। एक, आपका ये आ गया 1 लाख। ठीक है, इसको प्लस करते हैं ताकि वैल्यू 1 लाख आ गया। अब मैं ये कहती हूँ कि आपने वो मकान या जो शॉप ली है किराए पे 1 अप्रैल को ली है, तो 31 मार्च तक कितने महीने का किराया दोगे? में 12 हैं? महीने का। 12 तो 12 पूरा 1 लाख मैम। दोगे? यस मैम। तो इसको कैसे करोगे? दिस इंटू 12, पूरा 12 लाख दे दोगे। अब आपने वो शॉप जो है आपने लिया है 1 जुलाई को, ठीक है, तो अब कितने महीने यूज करी? कितने महीने का 6 किराया महीने। दोगे? नहीं बेटा, 6 जुलाई में। महीने। ना 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 ना, जुलाई में लिया है। 9 31 मार्च 9 तक मंथ। कितने महीने का किराया दोगे? फाइनेंशियल ईयर की बात कर 9 रहे हैं। मंथ मैम। हाँ, तो अब 9 महीने में। 9। अब आप उसका किराया अब आप उसका किराया 9 महीने दोगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका क्या आएगा देखो, कितना किराया दोगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप? 9 लाख। ठीक है, अब मान लो आपने वो शॉप ली 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने का किराया दोगे? 6 मंथ मैम। 6 मंथ। ठीक है, तो अब हमने ये दिस इंटू 6, अब कितना दोगे? 6 लाख। अब अगर आपने जनवरी में खरीदी वो शॉप तो कितने का लोगे? खरीदी नहीं मतलब ली 3 किराए पे। मंथ। 3 3 मंथ मंथ्स मैम। का। 3 months. तो यस अब मैम। कितना आ जाएगा ये आपका? अब कितना दोगे? 3 3 लाख। लाख। वही चीज मशीन का डेप्रिसिएशन है। आप ये समझ लो कि वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो रेंट है। डेप्रिसिएशन लगाना है हमने जो 12 महीने का, अगर 2 लाख है तो अगर आपने जुलाई में ली तो आप 9 महीने का लगाओगे ना, तो 9/12 करोगे। मैम इसमें फिर 20% भी तो लगेगा, वो जो बेटा 20, डेप्रिसिएशन का दिया था। तो 20% निकाल के ही तो 2 लाख आया। मैं 2 लाख का ही तो कर रही हूँ 9/12। ये तो मैंने आपको यहाँ, मैं इसको 2 लाख कर देती हूँ चलो। मैंने 20% 2 लाख था ना। ठीक है, यस यस मैम। यस मैम। अब बताओ। दो लाख तो मेरा सॉरी 2 लाख तो मेरा पूरे कितने का था? 12 महीने का था ना, है ना। मैम हाँ जी 20,000 मैम. लिखा। यस यस मैम। डिवाइडेड 12 करेंगे ना। अब ठीक है, 1 महीने का कितना हो गया? डिवाइडेड 12 करके ये आ गया। Yes मैम. तो अब 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने, यस 3 मैम, महीने आ गया आ गया। आ गया। ठीक है, अब यस मैम। तो बेटा कोई भी डाउट हो विदाउट हिच आप लोगों ने पूछना है, क्योंकि ये नहीं सोचना बाकी लोग नहीं पूछ रहे तो मैं कैसे पूछूंगा। क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो पेपर आपने देना है, बाकी लोगों ने नहीं देना आपका पेपर। ये बात याद रखना हमेशा। यहाँ शर्मा गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चाहे 10 बारी पूछो चाहे 2 बारी पूछो, जब तक समझ नहीं आता क्वेश्चन सारे प्रैक्टिकल आपने अच्छे से करने हैं। अब अगला देखो, हम जो कर रहे थे वो कह रहे हैं आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, 50,000 रुपए इंस्टॉलेशन के दिए, टोटल आपका मशीन का खर्चा 1.5 लाख है। अब डेप्रिसिएशन आपको करना है 10%, लेकिन फर्क क्या है आपको? अब रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलना है और अप टू 31 मार्च 2023 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है, 31 दिसंबर तक का। मशीन खरीदी आपने 1 जनवरी, अब यहाँ पर ये साल जनवरी से दिसंबर तक कैलकुलेट कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि वो जनवरी से दिसंबर ले रहा है या मार्च ले रहा है, क्या कर रहा है। तभी हम मंथ भी कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर मंथ की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख रुपए की आपने 1 जनवरी को मशीन खरीदी, तो अब जब हम इसका पहले साल 2021 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे
तो 10% आएगा, यानी कि 15,000। जब रिड्यूसिंग बैलेंस उसने लिख दिया तो हमें उसका बैलेंस निकालना है। अब साल के एंड में वो मशीन कितने की रह गई? 1.5 लाख में से 15,000 हमारी यूज हो गई। अब यहाँ पर समझ लो चीज आपकी वो हो रही है कि जो आप निकाल रहे हो खत्म हो रही है। अब कितने की रह गई? 1,35,000 रह गई आपकी। यस अब अगले साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1,35,000 रुपए पे लगेगा, पूरे पे तो नहीं लगेगा क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो पूरे पे लगता। मैम रिड्यूसिंग बैलेंस, हाँ जी मैम, ये 1,35,000 क्लोजिंग वैल्यू कैसे आई मैम? बेटा, 1.5 लाख की आपकी बुक वैल्यू थी। यस मैम। आपने कोई चीज 1.5 लाख की ली, उसमें से 15,000 की यूज कर ली, तो कितने की बच गई? 1,35,000, ओके मैम। ठीक है। अब 1,35,000 में से अब अगले साल जो यूज करोगे वो 1,35,000 पे करोगे, 1.5 लाख पे नहीं करोगे, क्योंकि 15,000 की चीज तो यूज हो चुकी है। अब आप तेरा रिड्यूसिंग बैलेंस वो कह रहा है ना कि जो बैलेंस बच गया उस पे लगाओ डेप्रिसिएशन। तो 1,35,000 पे 10% कितना आ गया? 13,500 आ गया। मैम मैम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है ना? नहीं बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस। ये देखो वो बार बार कह तो रहा है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा मैम रिटन क्वेश्चन डाउन में? मेथड। मैम हाँ, रिटन इसको डाउन। रिड्यूसिंग ओके बैलेंस मैम। को हम रिटर्न डाउन मेथड भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ये देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन एक ही बात है। ठीक है। तो अब जब हमने इसके ऊपर 10% लगाया, 13,500 लगेगा, 15,000 नहीं लगेगा। स्ट्रेट लाइन होता तो सीधा 15 ही लगता फिर तो। समझ आ रही है आपको इसमें? हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम। अब यस एक मैम। लाख 1,35,000 में से 13,500 माइनस करो तो 1,21,500 आएगा। करके देखो, आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है? नो मैम। आ रहा है मैम। अब देखो, अब बैलेंस कितना बच गया? 1,21,500 2023 में। अब इसके ऊपर 10% लगेगा, 12,150। ये भी माइनस करोगे तो 31 दिसंबर। यहाँ ध्यान रखना है आपने कि वो 1 जनवरी को पूछ रहा है या 31 दिसंबर को पूछ रहा है। अब उसने 31 दिसंबर को पूछा है, 1 जनवरी को पूछता तो 1,21,500 आता। अब 31 दिसंबर को पूछ रहा है तो 1,09,350 आएगा। 1,21,500 में से हम 12,150 माइनस करेंगे। बात समझ आ गई आपको ये चीज? यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। मैम ईयर वाला दोबारा करवा दो। कौन सा? क्या दोबारा समझाऊं बेटा? मैम जो ईयर का बताया था ना आपने, जैन और हाँ, 31 देखो दिसंबर बेटा, का। वो ये कह रहा है आपने खरीदी कब? 1 जनवरी को खरीदी ना, 2021 को। सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि 2021 को खरीदी, और एंड कब कर रहा है वो? 31 दिसंबर को। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो 1 जनवरी से दिसंबर की बात कर रहा है। यस मैम। नहीं तो अगर यहाँ मार्च लिख देता तो फिर हम क्या करते? मान लो यहाँ पर वो कहता है 31 मार्च, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता। यस मैम। तो फिर हम 2021 की जो वैल्यू है वो हम 3 महीने की निकालते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। यस मैम। ये ध्यान रख, डेट का ध्यान रख। ठीक है। यस मैम। अगला है आपका सम ऑफ यूनिट मेथड, प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईयर। अब यहाँ पर ये प्रोडक्शन बेस्ड कर रहा है। वो कहता है कि मशीन बेस्ड नहीं हमने काम करना, क्योंकि देखो
आपने मशीन खरीदी, हो सकता है पहले साल आपने उस पे काम ही नहीं किया, दूसरे साल आपने ज्यादा प्रोडक्शन करी, तीसरे साल ज्यादा और ज्यादा करी, चौथे साल कम करी, तो जितनी यूज करोगे उतनी तो उसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए ना। टाइम के हिसाब से क्यों ले रहे हो, ये कहना चाहता है वो। बात समझ आई आपको? हम्म। यस मैम। तो मैचिंग कंसेप्ट यानी जितना रेवेन्यू करा आपने, तो इसमें क्या है, वो कहता है कि देखो एग्जांपल देखो 11th, वो कहते हैं मशीन आपने खरीदी 60 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ थी 10 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू थी आपकी 4 लाख, रेजिडुअल वैल्यू लास्ट में होती है हमारी, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो है आपने 2 लाख करी इसकी, अब 2 लाख यूनिट आपने उससे बनाए, कॉस्ट थी आपकी 60 लाख, रेजिडुअल वैल्यू थी 4 लाख, तो 56 लाख पहले तो ये आ गया। अब 10 साल आपने उसको यूज करना है, 1 से 2 साल, पहले 2 साल आपने उस पे 20,000 एक साल में बनाए यूनिट, पूरी लाइफ में 2 लाख बनाने हैं। पहले साल में हमने 2,000 बनाए, दूसरे साल में 20,000, दूसरे साल में भी 20,000 बनाए। सुनो पानी, अब 3 से 6 साल में आपने 15,000 पर एनम आपने प्रोडक्शन करी, और देखो 7 से 10 साल में कितनी प्रोडक्शन बढ़ गई, सीधा 25,000 आ गई। हम्म। यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा। एक बार रिपीट कर दो, जो स्टेटमेंट दी है समझ नहीं आई अच्छे से। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। अब आप इमेजिन करो, आपने एक मशीन खरीदी, 60 लाख रुपए खर्च कर दिए, यस मैम। और 10 साल आपने वो मशीन चलानी है। यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। रेजिडुअल वैल्यू है उसकी 4 लाख, तो 4 लाख तो हम माइनस करते हैं ना, तो हमारी जो वैल्यू बनेगी 56 लाख बन जाएगी उसकी डेप्रिसिएशन के लिए। यस मैम। यस अब मैम। देखो आपने उससे मैम पूरी, कैसे हाँ जी मैम? बेटा, है क्या कह रहे हो बताओ मैम, एक बार दोबारा बता दो। बेटा? रेजिडुअल वैल्यू के अभी हम पीछे क्वेश्चन निकाल रहे थे, तो रेजिडुअल वैल्यू होती है जो 10 साल के बाद जब आप उसको बेचोगे स्क्रैप में, तो 4 लाख रुपए आपको मिल जाए। वैल्यू। हाँ, स्क्रैप वैल्यू, यस मैम, ओके। समझ आ गई ये चीज? हाँ जी मैम। यस मैम। अब वो ये कहता है कि 10 साल में आपने उस पे कोई भी चीज बनानी है, कुछ सूट बना रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो उसके ऊपर, तो वो जो प्रोडक्शन है आपकी उस चीज, मशीन हम प्रोडक्शन के लिए ही खरीदते हैं ना, आपने पूरी लाइफ में उसके ऊपर 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं उस चीज के, जो भी बना रहे हो, वट एवर, कुछ भी इमेजिन कर लो आप, ठीक है। मान लो टायर ही बना रहे हो आप, या फिर स्टीयरिंग बना रहे हो कार का, कोई भी चीज बना रहे हो, जो चीज में वो मशीन बनाती है, आपने 2 लाख चीजें बना दी, पूरे 10 साल में आपने 2 लाख बनानी है, मतलब आपकी मशीन की कैपेसिटी है ये 2 लाख रुपए, 2 लाख यूनिट्स। आई बात समझ ये बात? यस मैम। यस। अब पहले साल आप 20,000 यूनिट बनाते हो, दूसरे साल भी आप 20,000 बनाते हो, जितनी डिमांड होगी उतनी ही बनाओगे ना। तीसरे, चौथे और 5वें साल में आप 15,000 बनाते हो, 7वें, 8वें और 10वें साल में आप 25,000 बनाते हो, सीधा 25 पे पहुंच गए ना, 20 और 15 और 25 पे पहुंच गए आपने। यस मैम। अब यहाँ पर यूनिट मेथड क्या कहता है, सम ऑफ यूनिट मेथड ये कहता है कि जब आप जितने यूनिट बना रहे हो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ ना, जितना आप उसको यूज कर रहे हो। जब कम यूज कर रहे हो तो कम डेप्रिसिएशन लगाओ, जब ज्यादा यूज कर रहे हो तो ज्यादा लगाओ। ये बात समझ आई? किसी चीज को ज्यादा चलाओगे तो वो ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, कम चलाओगे तो कम होगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये कह रहा है यूनिट मेथड, ये कहता है
अब वो ये कहता है कि देखो 20,000 आपके पहले साल आपने बनाए, टोटल आपने पूरे उसकी लाइफ में 2 लाख बनाने हैं, तो जितने परसेंट आप उसको यूज कर रहे हो उतने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाओ। देखो मैं आपको फिर यहाँ पर इसको करके दिखाती हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन आपको लोगों को ना हो, क्योंकि ये मेथड शायद आपने पहले किया भी नहीं होगा। देखिए स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। अब मैंने पूरी लाइफ उसके 2 लाख यूनिट बनाने हैं, ठीक है। पहले साल मैंने पहला साल, दूसरा साल, 3, 4, 10 साल मैंने इसको यूज करना है। ठीक है, पहले साल मैंने कितने बनाए? 20,000 यूनिट। दूसरे साल भी 20,000 बनाए। तीसरे साल मैंने बनाए 15,000। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा करती हूँ, हो रही है मैम होने लगी मैम। होने लगी। तीसरे साल मैंने 15,000 बनाए। 4, 5, 6, 6 साल तक मैंने 15,000 बनाए। 7वें साल में जाके मैंने 25,000 यूनिट बना लिए। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं हम। इसका टोटल करेंगे, 2 लाख यूनिट बन गए मेरे 10 सालों में। यस मैम। अब वो ये कहता है कि आपने इसको यूज कैसे किया। देखो ध्यान से, आपने पहले साल इसको कितना यूज किया, ध्यान से देखना। मैंने 20,000 यूनिट बनाए इसके, ठीक है, 20,000 बनाए। और हाँ जी टोटल मैम। कितने हैं? 2 लाख। यस मैम। ठीक है, इंटू 100, यानी कि मैंने पहले साल उसको कितना यूज किया? 10% यूज किया। ठीक है बेटा, समझ आ गई? हम्म, यस हाँ मैम। जी बच्चे। अब मैं दूसरे साल पे आती हूँ, सेम मैंने यूज करना है। यहाँ पर भी मैंने 20,000 इसको यूज किया और टोटल बनाए मैंने 2 लाख। तो आप देखो मैंने कितना यूज किया इसको, 10% जितनी उसकी कैपेसिटी थी 10% बना दिया मैंने। यस मैम। अगले साल मैंने 15,000 बनाए और 2 लाख उसकी टोटल कैपेसिटी है, तो मैं उसको कितने परसेंट यूज कर रही हूँ मैंने ये देखना है। 7.5% यूज कर रही हूँ। यस मैम। तो यहाँ पर मैंने इसको 7.5% यूज किया। ठीक है, अब 25,000 में जब मैंने उसको यूज किया तो वो कितने परसेंट आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है मेरा 25% का। मैम 12.5%। हाँ ठीक है, तो 12.5% मेरा यहाँ पर आ रहा है। मैम मेरा 8% निकल रहा है मैम। किस चीज का? मैम 25 वाला मैम एक बार दोबारा बता दो आपने कैसे किया। 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। देखो 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। देखो 12.5 आ रहा है। यस मैम आ गया। ठीक यस है, मैम। अब वो ये कहता है कि आपकी मशीन है
कितने की? 60 लाख की थी। 60 लाख की आपकी मशीन है, ठीक है। उसमें से आपकी रेजिडुअल वैल्यू है 4 लाख, तो आपने मशीन कितनी यूज की? 56 लाख की। यस अब जो मशीन आपने यूज करी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट ये लगेगा जितने यूनिट आपने बनाए। आई बात समझ? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो इस तरह से आपने देखिए प्लस 56 लैक्स हम 100 यूनिट्स हैं। into this into 100, सॉरी इंटू नहीं करना था, डिवाइड करना था यहाँ, into this divide 100। ठीक है बच्चे? अब आप इसके हिसाब से परसेंटेज की वैल्यू निकालोगे तो ये डेप्रिसिएशन आएगी आपकी, देखो। मैम, हाँ जी, मैम ने आपने 56 लाख, 6 लाख और माइनस 4 लाख से निकाला। हाँ 60 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख नहीं 60 लाख। मैम ओके मैम। 60 लाख की आपकी मशीन थी, 4 लाख रेजिडुअल वैल्यू है, तो आपने डेप्रिसिएशन 56 लाख पे निकालना है। यस मैम। अब हमने निकालना है कि उतना जितना हमने उसको यूज किया उतने हिसाब से हमने उसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो पहले साल हमने उसके जितना यूनिट बनाने थे टोटल, उसके 10% बनाए, तो हम डेप्रिसिएशन भी 10% लगाएंगे। समझ आई? यस मैम। अब ये समझ आ गया ये 4,20,000 कैसे आया, 7 लाख कैसे आया? यस मैम। मैम एक हाँ जी बेटा, एक मैम जैसे यहाँ 56 लाख 56 लाख से हम मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 100 करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी ऐसे ही हो गए जैसे 56 लाख मल्टीप्लाई 75 ओवर 100। देखो आप ओवर 100 ना, ये परसेंटेज निकाल दी ना मैंने। अगर मैं यहाँ से 100 हटा देती हूँ तो फिर मैं यहाँ पर 100 नहीं करूंगी डिवाइडेड, लेकिन मैंने फिलहाल यही किया है कि ओवर 100 किया है, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकाल दी ना। इसलिए करने का तरीका और है, क्वेश्चन बुक में मैंने और तरीके से किया है, मैंने डेप्रिसिएशन का रेट निकाल दिया। ओके मैम। ठीक है, और फिर उसका हाँ 10/100 करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर 7.5/100, फिर 12.5/100। ठीक है। लॉजिक ओके मैम, लॉजिक निकाल लिया। यस मैम। लॉजिक समझो कि जब आप 20,000 यूनिट बना रहे हो, टोटल 2 लाख हैं, तो 10% बना रहे हो तो उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर आप 15,000 यूनिट बना रहे हो तो उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। 25,000, जितने कम यूनिट बना रहे हो उतना डेप्रिसिएशन कम लगेगा, जितने ज्यादा बना रहे हो उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चे? अब आगे देखिए, वो कहता है 12th एग्जाम्पल। आप लोग सब करिए, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ 12th एग्जाम्पल करने का। सब लोग अपनी अपनी बुक और पेन लेके बैठेंगे, नोटबुक और पेन, और उसके ऊपर ये क्वेश्चन करेंगे बिना सॉल्यूशन देखे। फिर मैं जिससे जो पॉइंट पूछूंगी मेरे को उसका जवाब चाहिए। 5 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन करने के लिए। अपनी नोटबुक लीजिए, अपना पेन लीजिए और करिए सब लोग बिना सॉल्यूशन देखे। मैम पेज नंबर बता दो। हाँ जी, पेज नंबर बता दो मैम, पेज नंबर। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यस मैम, ओके। कर दो शेयर।
अब होगी स्क्रीन शेयर। यस मैम। ये 12th वाला एग्जाम्पल करिए सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में। मैम एक बार पेज नंबर बता दो। मैम स्क्रीन शॉट देख के करना है। स्क्रीन से देख के करना है, बुक नहीं खोलनी। फिर तो आप ओके सोल्यूशन मैम। देख लोगे नीचे से। सोल्यूशन तो देखना नहीं ना। मैम सबकी अलग अलग करनी है या एक साथ करनी है? देखो वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है 1 जनवरी 2021 को आपने मशीन परचेज की 80,000 की। ठीक है, सब लोग सुन लो ध्यान से। 1 जुलाई को आपने एक और मशीन खरीदी 40,000 की। 31 मार्च 2023 को मशीन खरीदी थी जो आपने 1 जुलाई 2022 को। उसकी कॉस्टिंग जो है 12,000, उसमें से 12,000 की मशीन आपने बेच दी 11,000। 30 जून 2023 को मशीनरी जो आपने खरीदी थी, 30 जून 2023 को मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2024, कॉस्टिंग 32,000 वाज सोल्ड फॉर। ये 24 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर गलत है, ये 24 तो अभी आया ही नहीं। 1 अक्टूबर 2023 को 21 आपने आएगा। फिर, हाँ 21 आएगा। आपने 21 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, वो हम देखते हैं क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। ठीक है, मैम क्योंकि एक एक लिखा जनवरी, है ना। हाँ वो तो जुलाई है, ठीक है जनवरी है ना, तो जनवरी तो 21 ही था। ठीक है, 21 आएगा यहाँ पर। 1 अक्टूबर को उसने और मशीन खरीद ली 20,000 की। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% ऑफ डिमिनिशिंग रेट। देखो सबसे पहले तो बेटा आप ना, अकाउंट तो एक ही बनेगा आपका, लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग होंगी। और कैलकुलेशन करने का मैं तरीका आप लोगों को बता देती हूँ कैसे करनी है आपने। देखो एक चार्ट बनाओ पहले, जैसे मैंने ये एक्सेल बनाई हुई है। आप लोगों को भी ऐसे ही एक वर्किंग नोट बनाना होता है। वर्किंग नोट बनाना जरूरी है पेपर में, खासकर ऐसे क्वेश्चंस में। तो आपको पहले ये देखना है इस वर्किंग नोट में कि मेरे पास कितनी मशीनें हैं। कितनी मशीनें हैं आपके पास? पहले तो 80,000 की थी।
हाँ 1 उसके बाद मैम 40,000 की और परचेज की जुलाई को। ठीक है ठीक है, फिर आपने तीसरी मशीन ली, ठीक है। एक डेट लास्ट कब में आई ली थी थी? हमने। 1 जनवरी 2021 को ली थी ये पहली मशीन। Yes, ma'am. यस मैम। 2000 यस मैम। 2021 को ली। दूसरी कब ली? मैम 1 जुलाई। जुलाई को 2000 22 में है 22 मैम। 22 22 2022 2022 को। और तीसरी कब ली? 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। यहाँ पर 2022 है और तीसरी ली आपने 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। ये कितने की है? 80,000 मैम में 80,000। 80,000 की, ये 40 की और ये 20 की। 80 40 20। यस मैम हम्म यस मैम 80 कोई और खर्चा तो नहीं किया ना ऊपर, ये भी ध्यान रखना है। 80 नहीं मैम खर्चे नहीं है। हाँ, अगर हो तो उनको ऐड कर देना है, ठीक है, तभी उसकी टोटल कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब वो कहता क्या है, डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलना है। हमने 1 जनवरी 2021 को जो मशीन खरीदी, उसके बाद हम आए 1 जुलाई 2022 तक, उससे पहले हमने कोई लेना देना नहीं किया, ठीक है। नो मैम। Yes, ma'am. अब वो कह रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 दिसंबर तक चलता है, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। सबसे बड़ी चीज देखने वाली यही होती है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब आपने जब 1 जनवरी को ली मशीन, 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। कौन से साल का? 2021 का। पहला साल हमारा है 2021। 31 दिसंबर 2021 को सिर्फ इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि अभी तो हमने और कुछ किया ही नहीं, Yes, ठीक है। ma'am. कितना डेप्रिसिएशन है आपका? 10%. 10%, 8,000। तो कितनी? 8000 लग गया, ठीक है। ये आपका 8000 इसका डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। अब हमारा 1 जनवरी 2022 को ये मशीन कितने की रह गई हमारी? 72,000 की। 72,000 मैम। ठीक हो गया ये। Yes, ma'am. अब हमने क्या किया उसके बाद? 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, 1 जुलाई 2022 को हमने ये मशीन खरीदी। 1 जुलाई 2022 को। अब ये 40,000 वाली मशीन आ गई हमारे पास। ये मैंने ऊपर Yes, लिखा ma'am. था इसलिए मैं यहाँ छोड़ देती हूँ। यस मैम। अब 2022 में कुछ और तो नहीं किया इसके अलावा? नो मैम। मैम ओहो बोलो बोलो। मैम सोल्ड हुई है। 2022 में तो कुछ नहीं सेल हुई बेटा, ओके मैम। वो तो 23 में हुई है ना, 22 में तो कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। वो कह रहे हैं अब हमने 22 में 31/12/22 को फिर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 31/12/22 को। अब पहले तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। पहली मशीन पे 10% कितना निकलेगा? 7200। हाँ जी, ये ma'am. बात समझ आ गया? हम्म Yes, ma'am. अब इसके ऊपर 10% लेना है, लेकिन 6 महीने का लेना है, क्योंकि आपने 1 जुलाई को खरीद दिया ना।
तो 6 महीने का लगेगा। हाँ यस जी मैम। बच्चे, कितना आ जाएगा? 2000. 2000. 2000। ठीक है। अब हम 1 जनवरी 2023 को हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर? 64,800. ये बच गया। Yes, यहाँ पर ma'am. कितना बच जाएगा हमारा? 38,000. 30,000. ये आ गया। अब आप देखिए 2023 में उसने क्या किया ड्यूरिंग द ईयर। 31 मार्च 2023 को उसने मशीन बेची। ठीक है। मैम कौन? हाँ जी बेटा। जो मैम ये 38,000 आएगा वो बता दो कैसे आया एक बार। बेटा 40,000 की आपने मशीन खरीदी थी 1 जुलाई को। यस मैम। ये था। उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 2000 आता है पूरे साल का। यस मैम। नहीं 4,000 सॉरी, 10%। 40,000 पे 10% कितना बनता है? 4,000 बनता है। 4,000. अब हमने मशीन ली है 1 जुलाई को, तो हमने तो 6 महीने यूज की है ना मशीन। Yes, ma'am. तो यस अगर हमारा एक पूरे साल का अगर हमारा 4,000 है तो 6 महीने का हमारा 2,000 आएगा ना। इसको इस तरह कर सकते हो। ये देखो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। 40,000, 1 मिनट यहाँ कर देती हूँ। देखो 40,000 की मशीन है, ठीक है। 40,000 यस मैम। इंटू 10 अपॉन 100, ये तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000। अब हम करेंगे 4,000। मैम। अब 4,000 हमारा डेप्रिसिएशन है पूरे साल का। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था 6 महीने आपने यूज की है, तो हम कैसे करेंगे? 4,000 इंटू 6 अपॉन 12, क्योंकि हमने 6 मंथ यूज किया ना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 2,000 आ जाएगा। हाँ जी, समझ आया 2,000 कैसे आया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। और 40 में से 2 यस लेस मैम। तो 38 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने Yes, ma'am. 2023 में 31 मार्च 2023 को हमने मशीन बेची। ठीक है। 31 मार्च 2023 को मैंने मशीन बेची। कौन सी मशीन बेची? ये वाली। ठीक है। 40,000 वाली मशीन बेची मैंने, क्योंकि वो कह रहा है जो आपने 1 जुलाई को खरीदी थी वो बेची। उसमें से सारी नहीं बेची, 12,000 की मशीन थी वो बेची, जिसकी कॉस्ट 12,000 थी। अब अगर कॉस्ट उसकी 12,000 थी, उसको थोड़ा सा एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। 12,000 की कॉस्ट थी तो उसका डेप्रिसिएशन हमने पिछले साल कितना लगाया था? 10% के हिसाब से 1,200 बनता है। और 6 महीने का कितना हो जाएगा? इंटू 6 अपॉन 12, 600 डेप्रिसिएशन लग गया। यस मैम। तो उसकी 1 जनवरी की वैल्यू क्या आएगी आपकी? देखो 1,200 में से 600 माइनस करेंगे, 1 जनवरी की वैल्यू कितनी आ गई? 11,400। Yes, ma'am. अब आप उसको बेच रहे हो 31 मार्च 2023 को, तो इसका मतलब 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। Yes, ma'am. और ये कौन सा मैम मेथड यूज? हाँ जी। एक बार रिपीट कर दो ये 12 कैसे आपने कैलकुलेट किया है। देखो वो कह रहा है कि जो आपने 1 जुलाई 2022 को 40,000 की मशीन खरीदी थी, यस मैम। उसमें से आप सारी नहीं बेच रहे हो, उसका कोई पार्ट बेच रहे हो बीच में से 12,000 वाला। मान लो टायर चेंज करवा रहे हो गाड़ी के, 12,000 के टायर थे। ठीक है। सारी नहीं बेच रहे ना आप, समझे आप इस बात को? यस मैम। अब 12,000 की अगर चीज थी, तो जो चीज मान लो टायर निकाल लिया आपने बीच में से 12,000 के,
तो उसका डेप्रिसिएशन हमारा 6 महीने का 600 लग गया, तो 11,400 की वैल्यू आ गई उसकी 1 जनवरी को। यस मैम। अब 31 मार्च को आप उसे बेच रहे हो, 31 मार्च को बेच रहे हो, तो इसका मतलब 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपने और लगाना है। यस मैम। तो 3 महीने का कैसे आएगा? 11,400 का 10% कितना हो जाएगा? देखो, मैम 11,400 का 285 आ रहा है। कितना? नहीं, 11,400 का 10% कितना होगा, पहले ये बताओ ना। 1140, 1140। 1140 पूरे साल का हो जाएगा। और हमने कितने महीने यूज करी है मशीन वो? 3 महीने। तो 3 महीने का क्या हो जाएगा? 3/12। हाँ जी मैम। कितना 285 डेप्रिसिएशन आ आ रहा है। गया? 285। 250। अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई मशीन की? ये रह गई। यहाँ पर हम 285 और डेप्रिसिएशन कर देते हैं। ठीक है, देखो मशीन तो हमारी पूरी कितने की जाएगी? 11,100। पहले 285 का डेप्रिसिएशन कर दो उसमें से। यानी कि आप ये समझ लो, जब ऐसे कोई पार्ट मशीन का बेचता है तो आप उसको शुरू से ही, आप ऐसे भी कर सकते हो, और आसान तरीका बता देती हूँ आपको। इस मशीन के 2 हिस्से कर लो। समझ लो आप 4 मशीनें खरीद रहे हो, एक मशीन और खरीद ली आपने यहाँ पर। अब ये जो थी आपकी मशीन 2.1 लगा लो इसको, उसका एक हिस्सा और। तो यहाँ 40 की जगह हम इसको 12,000 माइनस कर देते हैं, 28,000। और इसका दूसरा हिस्सा हम कर देते हैं 12,000 का। ठीक है, ये बात समझ आई? यस मैम। अब 28,000 के हिसाब से इसका 10% 1,400, और उसका 28,000 का कितना बनता है? 2,800 बनेगा ना, 10%। 250 2,800। बनेगा मैम। हाँ, और 6 महीने का 1,400। तो ये अलग मशीन हो गई, और ये अलग मशीन हो गई। इसका यहाँ पर हमने 600 किया अभी, तो ये कितना आ गया हमारा? 12,000 माइनस 600, ये आपका आ गया 11,400। फिर इसका और डेप्रिसिएशन लगाया मैंने 285, तो वो लेस किया मैंने, तो वो मेरा बन गया 11,400 माइनस 285, ये आ गया। अब मैं बेच कितने की रही हूँ ये मशीन? 11,000 रुपए की बेच रही हूँ मैं। 11,000 रुपए की मैं मशीन बेच रही हूँ, तो माइनस 11,000 लिखूंगी मैं यहाँ, क्योंकि बेच रही हूँ तो माइनस हो जाएगा। अब देखो मुझे इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मेरी वैल्यू ये थी, और 11,000 की मैंने बेच दी वो मशीन, तो अब मेरे को लॉस होएगा ना? लॉस हुआ है। हाँ, ये यस मैम। माइनस, तो मेरे को लॉस हो जाएगा कितने का? 115 का लॉस। 115 का। हाँ, एक मिनट मैं दोबारा से कर रही हूँ इसको। $115 का मुझे लॉस हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट मशीन पर, जो हमने 20,000 की खरीदी थी। वो कहता है, अब यहाँ पर जो आपने 2021 में खरीदी थी, कॉस्टिंग 32,000 वो सेल की। इसका मतलब हमें इसके भी 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे, 32,000 अलग करना पड़ेगा यहाँ से हमें। ये आप शुरू से ही कर सकते हो, ठीक है। आपने एक मशीन ली 1, और ये 1.1 हो गई इसका दूसरा हिस्सा, ठीक है। टोटल मैंने मशीन ली थी 80,000 रुपए की। 80,000 में से 32,000 मान लो मैं, उसका दूसरा एक पार्ट है, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 80 माइनस 32 कितना रह जाएगा? देखो,
48। ये 40,000 आ गया। 40,000 पे एक साल का 4,000 लगेगा डेप्रिसिएशन, ये आ गया। फिर यहाँ पर जो है इस 4,400 पे लगेगा साल का कितना लगेगा, 2,200। नहीं, पूरे साल का लगेगा ना, 4,400 ये आ गया। यहाँ पर मैंने यहाँ 32,000 पे लगाया 3,200। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा 2,880। मैम हाँ जी, मैम वो आपने ये 4,000 लिखा। 48,000, सॉरी 4,800 आएगा। ठीक है, 4800 आएगा। हाँ, यस मैम। 4,320 ये आ मैम गया। ये हम कौन वाली कर रहे हैं, कौन सी ईयर वाली कर रहे हैं? 1 जनवरी 2021 वाली पहली मशीन। यहाँ पर आपने मैम वो इसको 80,000 की नहीं थी? बेटा बता रही हूँ, 1 मिनट ध्यान से देखो। हम इसमें से 32,000 की बेच रहे हैं ना, जब हम किसी मशीन में से कोई हिस्सा बेचते हैं, बीच में आप पढ़ लो पहले, तो उसको पहले ही 2 हिस्से कर दो ना, आपको आसान हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, अब आपने ये 26,700 की बेची है, कब, 30 जून को। तो पहले हम इसके ऊपर 30 जून को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर 30 जून 2023 को 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा जो बेच रहे हैं उसके ऊपर। ये वाली बेच रहे हैं तो इसका पहले हम निकालेंगे 10% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक वो हो रहा है ना, 6 महीने का लगा रहे हैं ना हम। समझ आई ये बात, समझ आई बेटा? 1296 कहाँ से आया? यस मैम। ठीक है, अब हम इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 25,920 में से 1296 का और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24,624। और बेच रही हूं मैं इसको 20,000 रुपए में। कितने की बेच रही हूँ? नहीं, 26,700 की बेच रही हूँ, 26,700 की, 26,700 की बेच रही हूँ। अब मुझे क्या आया यहाँ पर, प्रॉफिट आया या हाँ, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मुझे इसको नुकसान दिखाना है, माइनस में लिख देती हूँ, और इसको मुझे प्रॉफिट दिखाना है। यहाँ मुझे प्रॉफिट आया ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब 2023 में और भी कुछ किया इसने। फिर 1 अक्टूबर 2023 को इसने 20,000 की मशीन और खरीद ली। 1 अक्टूबर 2023 को एक और मशीन खरीद ली 20,000 की। अब मैंने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 दिसंबर 23 को, तो पहले तो मैं इस मशीन पे लगाऊंगी 10%। कितना आ जाएगा, 3,838,888 आ गया मेरा। ये मशीन मेरी बिक गई है, इस पे मैं कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये तो मैंने बेच दी है। जो बेच दिया उसको मैं ग्रीन कर रही हूँ। ठीक है, इस पे मेरा लगेगा 2,660। ठीक है, ये भी मैंने बेच दी है, इस पे भी मेरा कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब जो 20,000 वाली खरीदी है उस पे 2,000 डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। लेकिन मैंने यूज कितने महीने किया उसको, 3 महीने, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने यूज किया ना। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा मेरा 500 रुपए। तो बैलेंस कितना आ जाएगा मेरा, देखो, इसमें से मैं ये डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी। ये मेरा बैलेंस आ गया 31 दिसंबर को। ठीक है,
अब हम इसका पहले सॉल्यूशन देखते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से ये सारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखना। देखो, इसने भी आपको वर्किंग नोट बनाया है, जिसने इसको स्टेटमेंट बोला है, सेम वैसे ही किया है, क्योंकि 80,000 में से आपने 32,000 की मशीन आगे जाके बेच दी है, आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। इसलिए उसको आसान करने के लिए आप उसके दो पार्ट बना दो 80,000 के, 38,000 एंड 48 एंड 32। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। यस। उसके बाद देखो, जो दूसरी मशीन थी उसको, उसमें से भी आपने 12,000 की बेच दी, तो उसके भी दो हिस्से बना दो, 28,000 और 12,000। ये बात ठीक आ गई? यस मैम। वो जो मशीन आप बीच में से बेचते हो ना, उसके दो हिस्से बना दो। अब आप देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो आपने डेट पे ट्रांजैक्शन की है, जैसे हम जर्नल में पढ़ रहे थे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, लेकिन 31 दिसंबर को आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है। तो 1 जनवरी को जब आपने मतलब समझ लो आपने दो मशीनें खरीदी हैं 80,000 की, एक नहीं खरीदी है, वो एक ही आपने उसके दो हिस्से कर दिया, 48,000 और 32,000। फिर उस पे पहले साल का डेप्रिसिएशन 10% लगाया, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। फिर अगले साल का फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद जब आपने मशीन बेची 31 मार्च को, जब आपने इसकी मशीन बेच रहे हो, तो फिर हम सॉरी, कब बेच रहे हो, ये 1 अक्टूबर को, उसकी आप फिर 30 जून को जब बेच रहे हो, तो आप उसकी डेप्रिसिएशन 6 महीने की लगाओगे, रिटर्न डाउन आ गई। अब बेच कितने की रहे हो, 26,000 की, 26,700 की, तो ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। दूसरे में आपने फिर इसका डेप्रिसिएशन वैसे ही लगाना है नॉर्मल, और ये आपका बैलेंस बच जाएगा। इसी तरह जो आपने बीच में मशीन खरीदी है, वही हमने 115 रुपए का इसका लॉस प्रॉफिट लॉस निकाला था, रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी ये थी, लॉस ऑन सेल आ गया। और बाकी 20,000 वाली का सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 500, ये 19,500 आपका आ गया। और टोटल डेप्रिसिएशन इसने यहाँ कर दिया, ताकि आप अपनी बुक्स में एंट्री कर सको, उसका जोड़ता गया जब जब हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है डेट वाइज। बिल्कुल वैसे ही इसने स्टेटमेंट बनाई है जैसे मैंने आपको सिखाई है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिक वैल्यू आपकी स्टेटमेंट की है, अगर आप स्टेटमेंट ठीक बनाओगे, समझ आएगी, तो ठीक हो जाएगा। बेटा पहले चाय दो। और पपीता भैया के लिए काट देना है। तो अब देखिए, ये मशीनरी अकाउंट अब आप बनाएंगे। जब आपने 1 जनवरी को मशीन खरीदी, आपकी 80,000 की आई, यहाँ पर आपने पहले साल इसका डेप्रिसिएशन लगाया 72,000, आपका पहला साल ओवर मैम हो गया। हाँ जी बेटा। मैम ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी बेटा। अच्छा, मैम नहीं नहीं एक्सेल हुआ, शीट शो हो रही है। सॉरी 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 सॉरी, लिटरली सॉरी। अब हो रहा है ठीक है? यस मैम। आपने इतनी देर से नहीं बोला, मैंने तो सारा मॉड्यूल पढ़ दिया इसका, ये वाला। ये टेबल आप देख रहे हो, टेबल देख पा रहे हो, ये स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन यस मैम। यस। इसने बिल्कुल वैसे ही बनाई है। देखो, 80,000 वाली मशीन के दो हिस्से कर दिए, 48 और 32। 40,000 के भी दो हिस्से कर दिए, मतलब मान लो आपने दो मशीनें खरीदी हैं, जो बेचनी है उसको अलग बना लो, ठीक है? यस यस मैम। मैम। और इधर क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज आपने स्टेटमेंट बना दी। तो जब जब जो जो किया आपने, डेप्रिसिएशन लगाया, उसकी वैल्यू निकाली, फिर और मशीन खरीदी, फिर सेल करी, तो वो सारी स्टेटमेंट आप बना लो। ये जैसे मैंने आपको एक्सेल में सिखाई है ना, वही इसने यहाँ पर आपकी बना दी। देखो, यहाँ पर इसका लॉस आ गया, यहाँ प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जब आप मशीन खरीदते हो, बेचते हो, आपकी स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आपने स्टेटमेंट ठीक बना ली, तो क्वेश्चन लेजर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लेजर है, आपने 1 जनवरी को खरीदी, या डेप्रिसिएशन लगाया, काम खत्म। अगले साल फिर आपने 40,000 की और खरीदी। अब साल के एंड में दो डेप्रिसिएशन लगेंगे ना 31 मार्च को, एक तो इसका और एक इसका।
जब आपने ऊपर स्टेटमेंट बना रखी है तो 31 मार्च को देखो, आपको क्लियर पता चल जाएगा। 31 मार्च 2022 को देखो आपने क्या डेप्रिसिएशन लगाई है, टोटल डेप्रिसिएशन ये 8000 की, तो पहले 21 वाली है, 22 वाली देखो ये 9200 आ गई ना, सबकी जोड़ दी ना इसने। हाँ जी मैम। ठीक है, यहाँ से उठा के एंट्री करनी है आपने 9200 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब आपका इसका बैलेंस आ गया। फिर अगले साल 2023 को 2023 को आपने क्या किया, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल की एंट्री करी। देखो पहले आपने 31 मार्च को सेल करी 11,000 वाली मशीन, उसका डेप्रिसिएशन लिखना है, उसका प्रॉफिट जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो लिखने हैं। अगर आपका लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा। तो 30 जून वाली मशीन में आपको प्रॉफिट हो रहा था और 31 मार्च वाली में लॉस हो रहा था, लॉस इधर लिख दिया। फिर आपने 30 जून को दूसरी मशीन बेची, बैंक डेप्रिसिएशन सब आ गया, और 31 दिसंबर को फिर ये जो डेप्रिसिएशन का टोटल है हमने वही स्टेटमेंट से उठाया है 2023 का। ये देखो, ये बात समझ आई आपको? यस। अब मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ ये वाला क्वेश्चन करने के लिए। आसान क्वेश्चन है 13th, आप करिए और फिर मैं पूछती हूँ आप लोगों से। 10 मिनट आपको मैं दे रही हूँ 13th एग्जाम्पल करने के लिए। आपको स्क्रीन से देख के करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, बुक नहीं देखनी है। करिए ये क्वेश्चन।
पूनम, यस मैम। यस मैम। क्या रखवाला? हाँ जी बच्चे, हो गया क्वेश्चन सबका? नो मैम, मैम कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। कहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो आप? बताइए मैम कहाँ? सोल्ड जो की मैम, एक 2021 में जो सोल्ड किया उसके बाद लाइन, मतलब उसके बाद क्या करना है, मैं समझ में नहीं आ रहा। ये वाले 13 में पूछ रहे हो आप? यस मैम, मतलब 31 दिसंबर 2023 को जो मशीन परचेज की थी हमने 1/1/2021 को, उसे बेच दी हमने 50,000 में। ये वाला समझ नहीं आया, मतलब इसको करना देखो कैसे है? बेटा, देखो, एक आपने इसको वही टेबल बनानी है। आपने 1 जनवरी एक, मैं आपको टेबल शेयर करती हूँ, रुको। मैम मेरी 35,000 अमाउंट आ रही है। देखते हैं ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, अभी चेक करते हैं। 2 साल की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आ रही है। 35,000 की वैल्यू आ रही है आपकी? यस Yes. मैम। देखो वही आपने 1 लाख की मशीन खरीदी पहले साल, यस 1 जनवरी को खरीदी। इसने डेप्रिसिएशन नहीं बनाया यहाँ पर? अच्छा, इसने अलग से बनाया डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से जब हम बनाते हैं तो उसको मशीन में नहीं डालते, अलग अकाउंट बनाते हैं। तो आपने 15,000 का इसका डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अगले साल आपकी वो जो बच गई ठीक है क्या? 85,000 मैम बच गई 15,000 85,000 माइनस बच करने गई। के बाद। फिर डेप्रिसिएशन ये दे दो। यस मैम। और आप डेप्रिसिएशन कितना फिर से लगाओगे? कौन सा मेथड है ये देखते हैं। 15
स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड है मैम। स्ट्रेट लाइन है, फिर 15% 15,000 ही लगेगा। यस मैम। ठीक है, 21 में खरीदी थी, पहले 21 में 15,000 लगाया, 85 बच गई, फिर 22 में 15,000 लगाया, 70 बच गई, फिर 23 में 15,000 लगाओगे, कितनी बच जाएगी? 55,000 बच जाएगी। मैम हाँ, हाँ जी। मैम मैम एक बार मैम दोबारा बताओ। मैं 85,000 के बाद मतलब फिर से उसमें 15% लगाना है? नहीं, 15,000। 15,000? स्ट्रेट लाइन है ना, तो 15,000 ही लगाओगे हर बारी। मैम 70,000 बच गई। हाँ, तो फिर 15,000 पहले साल आपने 21 में लगाया, फिर 22 में लगाया, फिर 23 में भी लगाओगे 15,000 और, कितनी बच गई? 55,000। 55 की बच गई। 55,000। अब बेच कितने की रहे हो? 55,000। यस मैम 50,000। 50,000 की बेच रहे हैं। तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? मैम लॉस मैम 5,000 का। तो देखो, आपके क्रेडिट साइड में लॉस आएगा ना, यहाँ पर आप यहाँ देखो, इसमें आपने 1 लाख की ली, यस मैम। है ना? ये मशीन डिस्पोज कर रहे हो, यस 1 लाख मैम। निकाल दो, यानी मशीन अकाउंट, जैसे आप करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट नहीं बनाते पार्टनर कैपिटल में। मैम मॉड्यूल शेयर नहीं हो रही। करती हूँ। देखो बेटा, जैसे हम फिक्स और वो करंट कैपिटल बनाते हैं ना पार्टनर्स अकाउंट में, यस मैम। यस मैम। वही चीज है यहाँ पर। यस आपने मैम। डेप्रिसिएशन अलग बनाना है, मशीन का अलग। तो समझ लो, आपने 1 लाख की डेप्रिसिएशन, 1 लाख की मशीन निकाल दी यहाँ से पूरी की पूरी। अब डेप्रिसिएशन पे आओ, पहले आपने 15,000 लगाया, फिर इसके ऊपर 15,000 और बनाया, प्रोविजन बनाना है ना हमने, इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन आता रहेगा। अब एक और अकाउंट खुलेगा जिसमें आपने मशीन बेचनी है। अब यहां से क्या करना है हमने, वो मशीन बेचनी है, उसकी टोटल वैल्यू लेनी है, 1 लाख की थी। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। मशीन 1 लाख की थी। हाँ जी। यस मैम। यस मैम। उसमें आपने 2 साल जो प्रोविजन बनाया था 15,000 का, एक पहले साल एक दूसरे साल, 30,000 वो उठा लिया। यस मैम। यस मैम। और जो इस साल का प्रोविजन नहीं बनाओगे, सीधा डेप्रिसिएशन ही लगा दोगे क्योंकि मशीन बेच रहे हो, 15,000 वो आ जाएगा। यस मैम। 50,000 आपको बैंक से मिल रहे हैं। तो अब देखो आपका कितना लॉस हो गया, 5,000 का लॉस आ गया। यस यस मैम। मैम। अब इसमें उसने 3 अकाउंट बनाए हैं। देखो, एक मशीन में सिर्फ टोटल वैल्यू आएगी, डेट वाइज और कुछ नहीं आना। एक उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया है, उसमें आपका डेप्रिसिएशन आएगा सिर्फ और कुछ नहीं आना। एक उसने मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाया है, उसमें आपने वो मशीन डालनी है जब आप कोई मशीन बेच रहे हो, उसकी टोटल वैल्यू भी उठा लो, उसका डेप्रिसिएशन भी उठा लो, और उसका फिर देखो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। अब ये वाला एग्जांपल करो, 14 वाला, सब लोग। 10 मिनट और दे रही हूँ इस एग्जाम्पल को करने के लिए। ये लो रियो। ये लो।
ये किसको कहे हैं ये बोल दे आज तेरी चाय के चक्कर में दिक्कत छोड़ गया है वो पता है इसको रुमाल नहीं दिया थी चलो गो रियो जाओ अब जाओ गो हो गया मैम। हाँ जी बच्चे आया समझ हो गया नो मैम। है कि समझ नहीं आया इसमें क्या दिक्कत आई 1 अप्रैल को आपने मशीन खरीदी 66,000 की 5,000 उसके शिपिंग पे दिए 7,000 फॉरवर्ड चार्जेस दिए इंपोर्ट ड्यूटी दी 1,000 इंस्टॉलेशन 500 दी 500 फॉर आयरन पैड जितना भी खर्चा हुआ सारा उसमें ऐड कर देंगे 66 प्लस 5 71 प्लस 7 78 प्लस 1 79 प्लस 1 80,000 की मशीन हो गई आपकी टोटल 80,000 यस मैम इट वाज एस्टिमेटेड दैट उसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000 है 75 रहेगी यूजफुल लाइफ 15,000 है 15,000 से डिवाइड करोगे 75,000 को तो क्या कितने परसेंट आ गया मैम 5,000 80,000 के बाद क्या करना है मैम? बेटा 80,000 की आपकी मशीन पड़ गई स्क्रैप वैल्यू 5,000 है
यस मैम। तो 5,000 माइनस करते हैं ना डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। यस मैम, 75,000 आ गई। 75,000 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3,000। मैम 15 Yes, साल है ma'am. ना? 5,000 मैम आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं सॉरी, मैम। 5,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई हर साल की। यस मैम। यस मैम। ऑन 1 जनवरी उसके ऊपर रिपेयर की 3,000 की। रिपेयर हम उसमें ऐड नहीं करते हैं, जो बाद में रिपेयर होती है ना वो कुछ ऐड नहीं होता, ठीक है? मैम माइनस नहीं होएगा ये? क्यों माइनस होएगा बेटा? रिपेयर है, रिपेयर का कुछ नहीं होता। रिपेयर को हम मशीन अकाउंट में नहीं लेते। ओके उसकी मैम। नॉर्मल एंट्री होगी रिपेयर डेबिट टू कैश, ठीक है? यस मैम। अब अक्टूबर 23 में आपने मशीन बेच दी 50,000 की। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। देखो 80,000 की आपने मशीन 80,000 की आपने मशीन ली, 5,000 डेप्रिसिएशन लगाया, 75,000। अगले साल फिर 5,000 डेप्रिसिएशन, 70,000 बच गई। अब 23 में आके जब आपने 1 अक्टूबर को बेची और अप्रैल से मार्च तक आपका साल चलता है, तो आपने कितने महीने यूज की? 6 महीने यूज की मशीन। यस मैम। तो 5,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो 6 महीने का 2,500 आ गया। यस मैम। 70,000 में मैम। से 2,500 का डेप्रिसिएशन चला गया, 50,000 आपको बेचने से मिल गए। बाकी डिफरेंस आपका अगर क्रेडिट में बच रहा है तो लॉस है, डेबिट में बचता तो प्रॉफिट था। सिंपल सी बात है। समझ आया अब ये बात? रिपेयर जब Yes, आप मशीन खरीदते हो, आपकी मशीन शुरू होने से पहले का खर्चा सारा मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। अब आप 1 साल बाद उसकी रिपेयर कराओगे, वो खर्चा उसमें ऐड नहीं होगा। आप कार लेके आए, कार में आपने कैमरा लगवाया, उसके अंदर आपने एसी लगवाया, कुछ भी एसेसरी लगवाई, आप कहोगे मैंने इतने की कार खरीदी। अब 1 साल बाद कार की रिपेयर कराओगे, सर्विस कराओगे, वो थोड़ी ना उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। आई बात समझ के नहीं? yes, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही ट्विस्ट था कि रिपेयर एंड रिन्यूअल को हम नहीं लेंगे जो बाद में करने हैं। जो पहले कर दिए खर्चे पहले लेते हुए आपके घर तक पहुंचने में स्टार्ट होने तक के सारे खर्चे ऐड कर दिए, उसके बाद का कोई खर्चा ऐड नहीं करते मशीन में, ठीक है? यस मैम। तो ये आपका आगे है चेंज ऑफ मेथड। तो ये हम फिर बाद में करेंगे, अभी आज तो नहीं है टाइम चेंज ऑफ मेथड के। वैसे इसने क्वेश्चन भी नहीं दिए हैं हमें। सर ने कहा था कि रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने, वो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज आपकी शुरू हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 17 एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। ये आपके जो एडजस्टमेंट एंट्रीज के क्वेश्चन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का हमारा बीच में से स्किप हो गया था तो वो मैंने आज करवाया है आपका। अब आपका होमवर्क क्या है कि जितने भी क्वेश्चन अब तक के सिर्फ डेप्रिसिएशन